महाबोधि महावीर की लड़ाई अब एक होकर लड़ेंगे। नागपुर के दीक्षा भूमि में हुआ संकल्प। आइए देखते हैं संयुक्त बैठक। इस संयुक्त सभा में आकाश लामा जी, बनते सुरेश ससाई जी और विनय चेहरा एक साथ आए। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या संकल्प किया। एक साथ चलेंगे। उन तमाम संगठन, भारतीय बौद्ध महासभा हो, समता सैनिक दल हो, आप में भी एकजुटता आए। क्योंकि देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऊपर से तथागत बुद्ध देख रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देख रहा है। और एकता दिवस 31 अगस्त प्रत्येक साल आने वाले जनरेशन में मनाएं, ये उदाहरण हो तो हम एकता से ही जीतेंगे। इसके आगे लामा जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर के तले आपका आंदोलन नहीं चलेगा, जो नया फोरम बनेगा उसके तले चलेगा आपका आंदोलन। देखिए, रणनीतिक बातें हैं। जैसे आज यहाँ पर हमारे एडवोकेट शैलेश नानवारे जी पहले पहुँच गए थे। मैं अमरावती साथ में फोटो देख रहा था, एडवोकेट पहले पहुँच गए लेकिन जज नहीं पहुँचे थे, इसलिए आपको भी देरी होगी। हाँ, मैं अमरावती आने देरी हो गई। जो भी तो हमारा कहना क्या है, नीयत साफ रहो। और मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि एकता में जीत है। अपने जो भी मन में है वो बाहर करके सामने आए और किसी के जाल में ना फंसे। वही तो आपसे पूछ रहे हैं लामा जी कि क्या ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर के तले चलेगा या कोई नया बैनर बनेगा? देखिए, मैंने आपका कल जन्मदिन 30 अगस्त आपने बताया 6 अगस्त, ये संजोग हो सकता है 14 अगस्त मेरा भी गया। हाँ, 14 अगस्त को मेरा भी जन्मदिन था। तो आज 31 अगस्त को तीनों होगा। आज 31 अगस्त को पूज्य बनते नागार्जुन सुरेश ससाई जी की अध्यक्षता में दीक्षा भूमि नागपुर में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की एकजुटता और सफलता के लिए 134 साल से चल रहे आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो वर्षों से समाज अटूट विश्वास श्रद्धा बनाए बैठा है कि हम जीते जी महाबोधि महाविहार की मुक्ति को देख ले और महाबोधि मुक्त होने के बाद पूरे विश्व में एक बौद्धों की एकता का प्रतीक बने, उसी को लेकर 12 फरवरी 2025 को धरना शुरू हुआ। 90 दिन धरना चला, बुद्ध पूर्णिमा तक। उसके बाद जेल जाना, ये तमाम चीज़ें हुई और समाज में एक दुख पैदा हुआ कि उस समय अलग अलग स्थिति पैदा हुई और आज वो स्थिति परिस्थितियाँ बदल गई है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन एकजुट होकर हम समाज को एकजुटता के लिए पहले बोला, जागरूक करना, एकजुट करना है। तो आज 31 तारीख को माननीय आकाश लामा जी यहाँ आए और उन्होंने एक साथ मिलकर आंदोलन को आगे चलाने का, आपकी धम्मध्वज यात्रा और लामा जी की मशाल यात्रा दोनों बंद करके कोई और एक तीसरा विकल्प का दोनों लेकर भारत भर में करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने आयोजकों से कह दिया, आयोजकों का काम केवल ये प्रोग्राम करना नहीं है, पूरी तरह से कह दिया मैंने, नदी का उद्गम तब तक होता जब तक समागम ना हो जाए और जैसे समागम हो जाता सागर में वो अपना नाम अपना अस्तित्व खो देती है। तो मैं आयोजकों से कहूँगा, आप चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आप भी इस बात को जोर शोर से उठाए कि जो काम दिल्ली में अधूरा पड़ा है वो काम पूरा करे आकाश लामा जी और बनते जी की अध्यक्षता में और तमाम भिक्खु संघ मिलकर बनते जी की अध्यक्षता में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। लामा जी को दीजिए। रद्द झालाच पाहिजे। सर्व महानुभाव आपल्याला साधुवाद देतील आणि आभार प्रदर्शन देवानंद पानतावणेकर। हिंदू आणि भगिनींनो, आदरणीय आज या सभेचे इथे आपण हमारी केस आप लगाइए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी केस नेक्स्ट वीक में लग जाएगी। लेकिन चूंकि बहुत सारे इंटरवेनर्स होते हैं वहाँ 20 इंटरवेनर्स है और हमारी मीटिंग्स में भी जो है ये कंसेंसस आया हुआ कि जो कुछ भी करेंगे बंदे जी और मेरी परमिशन या फिर हमारे कोऑर्डिनेशन से होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा जा रहा है कोई वैसा जा रहा है, हमें पता नहीं चलता।
तो किसी इंटरवेनर ने जो है वहाँ पर मेंशन करके और ऐसे ऑनरेबल जज के सामने मेंशन किया कि जो अपने फेवर के नहीं थे उन्होंने सीधा 30 अक्टूबर की तारीख दे दी है। अब इसको करेक्ट करना हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये जज की दी हुई तारीख है। तो हम जो है मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हम करीब 8 तारीख को तो हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और ये प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है वो डेट लगे और हम ये भी प्रयास करेंगे कि आदरणीय चीफ जस्टिस साहब की तरफ ही जो है ये केस लगे, ऐसा जो हमारा प्रयास रहेगा ताकि हमें जो है श्योर सर्टेन सक्सेस मिलेगी। शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। कि मैं काय करूँ, काय सोल्यूशन काढूँ, तो उनको सोल्यूशन मिला है वहाँ उस दैवी शक्ति से, शायद संविधान से नहीं, कि आस्था का जो ग्राउंड है, यहाँ प्रूफ है गैजेटियर्स में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कि सेंचुरीज टू सेंचुरी जो है वहां पर भगवान राम की वर्शिप होती रही है, इसीलिए वहां राम टेम्पल ही बनना चाहिए। अभी आस्था का ग्राउंड ऑन द ग्राउंड ऑफ पैरिटी एंड इक्वालिटी आर्टिकल 14 हमने लिया। हमने ये कहा कि जब राम टेम्पल केस में आप आस्था का ग्राउंड ले सकते हो तो हमारी भी तो आस्था है। आस्था में क्या भेदभाव कि हिंदू की है कि मुस्लिम की है कि बौद्ध की है, आस्था आस्था है, रेशियो रेशियो है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यू हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल डिसिप्लिन। तो हमने भी यही कहा, हम वहाँ हजारों सालों से वर्शिप करते हैं और इसलिए ये हमारी ही भूमि होनी चाहिए और यहाँ हमारी ही जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमारी आज़ादी होनी चाहिए। इसी प्रकार जो है एक बहुत ही सुंदर जजमेंट आया है यंग लॉयर्स एसोसिएशन का, इस साबरीमाला का जजमेंट आया हुआ है। उसके पश्चात जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जजमेंट आया है, अभी वक्फ बोर्ड का भी जो है केस चल रहा है। तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है जो रिसेंट है वो हमारे फेवर में है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि राइट सॉल्यूशन पर हमें फोकस करना होगा, बातें कम कर्म ज़्यादा। सिखों के साथ में भी यही प्रॉब्लम था, उन्होंने सॉल्व कर दिया, उसमें भी मिक्सअप था, अब वो सिख हैं। इसी प्रकार से ये जो इशू है, ये इशू में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ में है। और मैं एक बात और भी यहाँ कहना चाहूँगा कि कुछ रिसेंट जजमेंट हुए हैं, वकील हूँ इसलिए जो है ये आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 2-3 बहुत सुंदर जजमेंट्स हुए हैं जो हमारे केस को और कवर करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हम जो है लाइकली टू विन द केस इन द सुप्रीम कोर्ट, लाइकली टू विन। ये जजमेंट कौन से हैं? ये 2-4 जजमेंट जो है वो आपको स्पष्ट करने के पश्चात जो है मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। एक बहुत ही सुंदर जजमेंट जो है वो बोहरा कम्युनिटी का हुआ है। बोहरा कम्युनिटी का भी जो है ऐसा ही कोई एक्ट 1949 का था, एक्स कम्युनिकेशन का। वो कह रहे थे कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्टिकल 25-26 को। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने अफेंड किया है कि हाँ एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है और इनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेम हमारी प्रेयर है, ये एक्ट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों 4 हिंदू चाहिए हमें? ये जब बात एडमिटेड है कि वो बुद्धिस्ट प्लेस है, महाबोधि महाविहार, पूरा वर्ल्ड जानता है, व्हाई द एंक्रोचमेंट ऑफ हिंदूज? जो भी भीतर एंक्रोचमेंट है महाबोधि महाविहार के और जो भी परिसर में है वो भी एंक्रोचमेंट हमें नहीं चाहिए, वहां से मुक्त हो जाओ। और अस्तित्व यही रीजन है। अब ये रीजन जो है हमें खंडन करना है, इसका फाउंडेशन ही जो है तोड़ना है। अगर उनका पॉइंट है, बाकी कोई पॉइंट नहीं, सब एडमिट कर रहे हैं, वो सब एडमिट कर रहे हैं और जो भी कह रहे हैं वो रिप्लाई में वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की बातें हैं। हिस्टोरिकल क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चेयरमैनशिप में
अनागरिक धम्मपाल भी प्रेजेंट थे, वो उनके साथी भी थे वगैरह, बहुत सारी दलीलें उन्होंने वहाँ दी है। ये कंसेंट से हुआ है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट और सूट ये वगैरह जो कुछ भी है महंत के फेवर में है, इस तरह की जो है दलीलें दिए हैं। ये सारी बातें संविधान के पहले की, और इसलिए संविधान भी बाबा साहब का हमारे फेवर में है। कहता है आर्टिकल 13 कि ऑल लॉज, इस देश के कोई भी कानून हो, नियम हो, ऑर्डिनेंसेस हो, बायलॉज हो, लॉज हो, ऑल लॉज आर if inconsistent and abridges and violate and infringes the fundamental rights which are enshrined in part 3 of the Constitution of India are void. ये शब्द है void, null and void. अब ये महाविहार की स्थापना की, और सेंचुरीज टू सेंचुरीज जो है वहाँ बुद्धिस्ट वर्शिप हो रही है, प्रैक्टिस हो रहे हैं, मेडिटेशंस हो रहे हैं, परित्राण सब हो रहा है। फिर कब जो है हिंदूज लोग वहाँ एंक्रोच किए? वो कहते हैं अपने रिप्लाई में कि 1727 को मोहम्मद शाह ने फरमान इशू किया। उस समय मुगल एम्परर होते थे, फरमान इशू करते थे। 2 गांव दिए, उसमें से एक गांव जो है इसको तरादेह कहते हैं, उस गांव में महाबोधि महाविहार था। अब देखिए, भगवान बुद्ध के एनलाइटनमेंट के बाद में जब सम्राट अशोक ने वहां महाबोधि महाविहार बनाया, और उसके पश्चात जो है सेंचुरीज टू सेंचुरी जो है वहां वो प्रिस्टीन प्यूरिटी में बुद्धिस्ट प्लेस ही है महाबोधि विहार। वहां कोई शिवलिंग नहीं है, वहां कुछ कोई अवशेष नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18वीं शताब्दी तक वो इंटैक्ट था, प्योर था। ये जो है एनक्रोच के इम्प्योर कर दे, पोल्यूट कर दी, और धीरे धीरे जो है इन्होंने एंक्रोचमेंट शुरू किया है। शुरुआत में महाबोधि महाविहार के अंदर एंक्रोचमेंट नहीं था, आसपास के एरिया में उन्होंने एंक्रोचमेंट किया। कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम की रिपोर्ट क्लियर कर कहती है कि उस समय ये महंत का कोई अस्तित्व वहां अंदर नहीं था। डॉक्टर काने का जो है रेफरेंस हमने लिया, बड़े बड़े हिस्टोरियंस को जो है हमने स्टडी किए, लेकिन वहाँ कोई भी जो है ये अस्तित्व उनका नहीं बताता है कि वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से महंत की प्रॉपर्टी है, या वहाँ कोई शिवलिंग है, या हिंदू के अवशेष है। कोई भी जब फर्स्ट टाइम 29 जून 2025 को ये केस लगी, तो कुछ इंटरवेनर्स भी हमारे बीच में जुड़े रहे। देखिए, इंटरवेनर्स 92 में नहीं थे, 2012 में नहीं थे, 25 में आए। इस दौरान भंत जी अकेले फाइट करते रहे, क्योंकि इंटरवेनर्स आए। आज 20 इंटरवेनर्स है, 20 और 2 इंडिपेंडेंट पिटिशंस है। अब हो क्या रहा है, 29 जुलाई को केस लगी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, 29 जून को, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको जो भी करना है, अमेंडमेंट एप्लीकेशन करना है, आपको एप्लीकेशन करना है, आपको रिप्लाई फाइल करना, आपको एफिडेविट फाइल करना, जो भी करना है आप 22 जुलाई तक करिए, और 29 जुलाई को आपकी केस फाइनल हियरिंग के लिए होगी। इस तरह से जो है ये मोमेंटम आया। अब हम जो है ये स्टडी कर रहे थे कि स्टेट ऑफ बिहार ने रिप्लाई क्या फाइल किया। देखिए, रिप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनके पास पॉइंट्स क्या है, ग्राउंड्स क्या है, जजमेंट्स क्या है, प्रोविजंस क्या है, वो किस बेसिस पर ये कह रहे हैं कि ये बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 ये लीगल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये किस बेसिस पर वो कह रहे हैं। तो उनका जो ग्राउंड है उस पर हमें क्रॉस करना, खंडन करना, रिवर्ट करना, ये अत्यंत जरूरी होता है। तो हम स्टडी में लग गए, और करीब जो है 2 महीना हमने काफ़ी इसमें रिसर्च किया, स्टडीज़ किया। एक टीम बैठी, इंटेलेक्चुअल्स लोग आए, PhD होल्डर्स लोग आए, डिस्ट्रिक्ट जजेस आए, एक एक पॉइंट पर हमने डिस्कस किया। और डिस्कस करने के पश्चात आज अगर हम आपको बताए तो बड़ी खुशी होगी आपको
कि हमने 76 पेजेस की अमेंडमेंट एप्लीकेशन तैयार करके जो है हम फाइल कर रहे हैं, और जिसमें सारे उनके ग्राउंड निरस्त कर दिए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक ग्राउंड ये लिया है कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, ये उनका ग्राउंड है। देखिए, वहाँ समितियाँ बैठी, कमिटीज बैठी, डेलीगेशंस आए, सिलोन के आए, उस समय महात्मा गांधी भी थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी, बहुत सारे जो लीडर्स थे, और उन सब ने थॉरोली स्टडी किया, बहुत डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन किया। उस समय तो यूनेस्को ने डिक्लेयर भी नहीं किया था वर्ल्ड हेरिटेज, लेकिन सब डिस्कस करने के बाद में उन्होंने ये कहा कंक्लूजन में कि बौद्धों का क्लेम जस्ट है, जस्ट राइट है, प्रॉपर है। माने में जो है ये समस्या को समाधान करने में मदद होगी। अब यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, 2 शब्द बंदी जी के बारे में कहना मुझे अत्यंत जो है महसूस होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। उसके पश्चात एक लीगल बैटल क्या चल रहा है और हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, ये मैं उस पर प्रकाश डालूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था और हमारे जो माता पिता थे वे भंते जी उस समय से 1968 शायद या 67 जब वो जापान से यहाँ आए, तब से जो है आज तक, अगर उनका 91 ईयर्स कंप्लीट हुआ इस देश में, तब से लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं, कुछ ना कुछ संघर्ष कर रहे हैं। कभी नागार्जुन हिल के लिए संघर्ष करते हैं, कभी बौद्ध गया के लिए संघर्ष करते हैं, कभी दीक्षा भूमि के लिए संघर्ष करते हैं। वो हमारी ताकत बनी हुई है बहुत। इसके कुछ प्रोविजन जो है उसको निरस्त करो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो वाइड है, वो आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन करते हैं। ये पिटीशन उनकी पहले थी। सुप्रीम कोर्ट ने 92 में उनको ये कहा कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करिए इसका कोई मिडल सॉल्यूशन निकले, और उन्होंने लिबर्टी दी टू विड्रॉ द पिटीशन, pursue the remedy before the government of India, and if the government of India do nothing, then come again, approach again to the Supreme Court। देखिए, उनका संघर्ष मैं आपको बताना चाहूँगा। 92 से लेकर 2012 तक भंते जी ने संघर्ष किया। उस दौरान बड़े बड़े लीडर से वो मिले, या उनकी टीम भी मिली, और पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप बिल पास करिए, इसे निरस्त कर दीजिए इस एक्ट को। और अमेंडमेंट बिल ड्राफ्ट भी हुआ, वो मैंने देखा है, लेकिन वो पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय जो सत्ता में पावरफुल लोग बैठे थे वो महंत के लोग थे, जो महंत ने अभी वो महाबोधि महाविहार में इंक्रोचमेंट किया हुआ है। तो भंते जी को ये लगा कि अब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बिहार गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही है, तो वो फिर से 2012 में उन्होंने पिटीशन फाइल की। और जब नोटिस इशू हुआ, जब ये बताया गया कि इस कमेटी में, बोध गया कमेटी एक्ट में 4 बुद्धिस्ट हैं, 4 हिंदूज हैं और एक कलेक्टर है, और वो भी हिंदू है। क्लियर कट वो एक्ट ऐसा लिखा हुआ था। इसका मतलब 5 हिंदूज हैं, यानी मेजॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने, उस समय जस्टिस अल्तमास कबीर थे, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया फॉर फाइनल डिस्पोजल। 2013 में ही इस केस का निर्णय लग जाना चाहिए, ऐसा ऑर्डर है। सारे ऑर्डर्स मेरे पास हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्या थी कि इस केस को 2013 में फाइनल डिसाइड कर दिया जाए, पर वो हुआ नहीं। 2013 से 14, 15, 16, 17, 18 तक बात आ गई, और इस दौरान जो है समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने ऑर्डर्स पास किए, और वो ऑर्डर्स में मोस्टली चीफ जस्टिस हुआ करते थे और उनके साथ में 2 जजेस होते थे। तो उन्होंने ऑर्डर पास किया।
2018 में भी जब ऑर्डर पास किया तो 23 जुलाई 2018 को ये फाइनल डिसाइड हो जाना चाहिए, ऐसा ऑर्डर है। अब इसके बावजूद भी जो है वो 2018 में फाइनल नहीं हुई। अब देखिए, इस दौरान भंते जी ने अपनी ताकत से बहुत बड़े दिग्गज लॉयर्स को वहां एंगेज किया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ये 10 साल से जो है भंते जी स्ट्रगल कर रहे, किसी को पता नहीं, और अगर पता होगा तो बहुत कम पता है कि उन्होंने किस प्रकार से बड़े बड़े दिग्गजों को हायर किया, लेकिन फिर भी वो केस फाइनलाइज नहीं हो सकी। उसके पश्चात क्योंकि कुछ केसेस मैं दीक्षा भूमि के कर रहा हूँ, नागार्जुन हिल के कर रहा हूँ, कुछ पाली भाषा के किया, कुछ दलित शब्द के लिए किया, तो कुछ अच्छा कार्य जो है भंते जी ने देखा मेरे माध्यम से, तो उन्होंने मुझे एंगेज किया। ठीक 1 साल पहले किया होगा। और एक होगा पुराना स्थान को, विचार को, उनका स्थान पवित्र शिक्षा भूमि से एक होगा। के जो 17 अगस्त से महाबोधि महाज्ञान मुक्ति के आंदोलन में जन समर्थन एक धम्म संवाद यात्रा निकाली गई। मैं अपने उन समिति के सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राकेश भार्गव जी, नितिन गजबे जी, योगेश राउत जी, मुकेश मेश्राम जी, विलास मेश्राम जी, रत्नदीप रंगावरे जी, दिलीप बागरे जी, और बांगड़े जी, दिलीप बांगड़े जी, मुकेश बांगड़े जी, बबलू निर्मल जी, विकास जी, राजू सेंदे जी, सतीश गजबे जी, प्रसाद विनोद डेरे जी, विलास, ठीक। और बनते एक चीज और कह दो भाई, मैं हमारे एक कमी खल रही थी, देखो बुरा लगे अच्छा लगे आपको, कुछ लोग भी शिकायत हो सकती भाई, मैं उनका वो यहाँ बुलाए नहीं गए, आयोजकों को मेरी थोड़ी सी वो विनती, उनको बुलाना चाहिए था। देखो उस उनके समय भाई बैठो जी, भंते जी बैठेंगे, उनके अध्यक्ष बैठो, प्लीज 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 बैठिए, प्लीज बैठिए। हम वादा करते समाज के सामने साक्षी मानकर, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध को साक्षी मानकर वादा करते हैं, आज के बाद जो भी प्रोग्राम होंगे हम लामा के साथ